Hello everyone, good evening, welcome back. This series related to the Indian economy. So आज हम trends of poverty in India हम स्टडी करने वाले हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन के आधार पे कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दे बिलोंग टू पुअर. सो हमने पहले भी कहा था कि तेंदुलकर मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग 2011 और 12 में तेंदुलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी और उसके हिसाब से जो है अलग अलग प्रोडक्शन हुई थी पॉवर्टी की. इसमें हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के बारे में भी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम 1973 और 74 को इंक्लूड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पुअर कैंडिडेट इन आवर कंट्री 25 करोड़ लोग जो थे वो पुअर थे. अगर हम 100% पॉपुलेशन लें तो उसमें से 54.9% की पॉपुलेशन पुअर थी ऑन दैट टाइम इन 1973-74 में. क्लियर है. तो इस कंक्लूजन के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी हाफ नंबर ऑफ द पॉपुलेशन पुअर थी ऑन दैट टाइम. सेकंड है आपका 2004 एंड 5 की रिपोर्ट, जिसके आधार पे नंबर ऑफ पुअर इन करोड़ यानी कि 40.72 करोड़ पॉपुलेशन पुअर थी. और अगर हम 100% पॉपुलेशन का ले पार्ट तो उसमें से 37.2% पॉपुलेशन जो थी वो पुअर में कवर हो रही थी. और धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, उस हिसाब से पुवर्टी की लाइन के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही थी. 2009 और 10 की बात करते हैं जिसमें 30.47 करोड़ पॉपुलेशन पुअर थी और ये आपकी पॉपुलेशन का टोटल पॉपुलेशन का 29.8% था. उसी साल तेंदुलकर कमेटी ने जो रिपोर्ट जारी की थी 2011 और 12 में, इसके अकॉर्डिंग 26.93 करोड़ की पॉपुलेशन आपकी पुअर थी और टोटल पॉपुलेशन का ये 21.9% की रिपोर्ट थी. So as per the Tendulkar committee in 2011 and 12, 26.93% करोड़ जो लोग थे वो पुअर थे. अब इसमें से अगर हम इस कैटेगरी को अर्बन और रूरल एरिया में डिवाइड कर देते हैं तो वो कितनी निकल के आ रही थी. आपकी रूरल एरिया की पॉपुलेशन थी 21.65% और उसमें से अर्बन एरिया में 5.28 करोड़ के लोग अर्बन एरिया में पुअर थे. रूरल एरिया में 21.65 यानी कि रूरल एरिया में जो लोग थे वो ज्यादा गरीब थे, अर्बन एरिया में जो से कम थे. अगर हम अनदर वन बात करें, अर्बन और रूरल के कंपैरिजन की बात करें, 1973 और 74 में रूरल एरिया में जो 56.4% जो पॉपुलेशन थी वो पुअर थी. अर्बन एरिया में 49.0 की पॉपुलेशन पुअर थी. 2004 और 5 में कंपैरिजन करें तो अर्बन और रूरल एरिया का जो ग्राफ है वो सेम है, ही बता रहा है 21.8 21.7. लेकिन 2011 और 12 में रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन की परसेंटेज 25.7% पॉपुलेशन पुअर थी और अर्बन एरिया में 13.7%. तो अब किसी भी ईयर में ले लो तो मैक्सिमम रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है उसमें हमारा ज्यादा गैप मिलेगा. अगर हम स्टेट की बात करें तो मैक्सिमम 53.2% 100% पॉपुलेशन का 53.2% 5 स्टेट में ही पुवर्टी पाई जाती है. 5 स्टेट में ज्यादा लोग गरीब हैं, बिहार, उड़ीसा, एमपी, यूपी एंड राजस्थान. 2011-12 की रिपोर्ट के आधार पे 53.2% की पॉपुलेशन सिर्फ इन 5 स्टेट से ही कवर हो जाती है. क्लियर है. और अगर हम इसके कॉजेस की बात करते हैं कि व्हाट इज द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, पहला है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन. धीरे धीरे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है. 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से 121 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है,
यानी कि ग्रोथ रेट कितना परसेंट का है पर ईयर 1.2%। तो हर साल जो है वो 1.2% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसके कारण प्रोडक्शन हमें ज्यादा करना पड़ेगा, जिसके कारण पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा लैंड, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी और सोशल सर्विस, फूड ग्रेन, ये सारी चीजें जो है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो इन सब की शॉर्टेज है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, फूड गेन की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, पर कैपिटा इनकम अच्छे से डिवाइड नहीं हो पा रहा, लैंड प्रॉपर से सभी को नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण पॉवर्टी बढ़ती है। नेक्स्ट वन है इंक्रीज इन प्राइस। सो इन इंडिया in 2020 and 21 rise in price 6.2%, यानी कि 2020 और 21 की बात करें तो 6.2% का राइज जो है वो प्राइजेस में है। जिस तरह से पॉपुलेशन पुअर से और होती जा रही है, लोगों को नीड की जो वस्तुएं हैं वो नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है। थर्ड वन है लेस नेशनल इनकम एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। सो एज कंपेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ, द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज वेरी लो, क्योंकि इंडियन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम भी कम है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम आल्सो डिपेंड अपॉन द नेशनल इनकम, जिसके कारण जो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो भी काफी फॉल डाउन हो चुका है। अगर हम 5 ईयर प्लान की बात करें, सो इट हैज बीन 5.1% डूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसी तरह पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो काफी बढ़ रही है, उसके कारण हमारी नेशनल इनकम भी डिक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम भी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट वन है क्रोनिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी वीक इन इंडिया। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। लोग एजुकेटेड तो हैं, लेकिन उस एजुकेटेड के आधार पे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, क्योंकि आप देखेंगे आप क्लास 3 क्लास 4 के लिए पीएचडी लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज द मेन थिंग कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, क्रोनिकल एम्प्लॉयमेंट है, वो दोनों ही फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट वन है रूरल इकोनॉमी। तो 46.2% of population of India depend upon the agriculture। 46.2% पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे क्या है, आप एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हो, लेकिन इंगेज हो बाकी एक्टिविटीज में आप ज्यादा इंगेज नहीं हो। बल्कि हम दूसरी कंट्री की बात करें, हम यूके की बात करें तो यूके में 1.3% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। हम यूएसए की बात करें तो 0.7% पॉपुलेशन वहां की डिपेंड है। अगर हम जापान की बात करते हैं तो जापान में भी 2.9% की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 46.2% जो है वो डिपेंडेंट है। कैपिटल डेफिशिएंसी की बात करते हैं, कैपिटल जैसे ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, अदर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज है, उसमें काफी डेवलपमेंट नहीं है। इकोनॉमिक बैकवर्ड बहुत है, लेस सेविंग है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो रेट ऑफ रिटर्न कम होगा। जो कैपिटल टेंडेंसी है वो काफी वीक है। लोग जो है सेविंग करना पसंद करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते, कहीं पे पैसा जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो दैट इज द मेन थिंग। अनदर वन है लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। So in earlier stages of industrial development of country, there is a need to entrepreneur who is creative, competent and proficient in their trade. So can wear risk and bold manner. अगर हमारे पास जो है एंटरप्रेन्योर बहुत कम है, कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी बोल्ड काम करने के लिए तैयार नहीं है। सो ड्यू टू दैट एक कंट्री में एंटरप्रेन्योर होगा तभी तो डेवलपमेंट होगी, तभी तो इंडस्ट्री सेटअप होगी, इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन इंडिया में बहुत कम एंटरप्रेन्योर है जो रिस्क उठाते हैं, इनोवेशन कुछ क्रिएटिव करते हैं। नेक्स्ट वन है लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन। India has backward industrial structure. So नो डाउट कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, चाहे वो क्लॉथ हो, शुगर हो, लेदर हो, ऑयल हो, सारी सेटअप है। लेकिन जो हैवी इंडस्ट्री सेटअप होना चाहिए था वो अभी तक भी सेटअप नहीं हुआ है। सो ड्यू टू दैट मैक्सिमम पर्सन डिपेंड अपॉन द फॉरेन गुड्स। आप फॉरेन की वस्तुओं के ऊपर डिपेंडेंट है तो वहां पे चार्जेस भी आपसे ज्यादा लेंगे, आप देने के लिए तैयार हो, लेकिन इंडिया में खुद का जो प्रॉपर इंडस्ट्रियल सेटअप होना चाहिए वैसा नहीं है। नेक्स्ट वन है ऑडिटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। सो चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हो, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हो, सक्सेशन हो,
ये सारे हम अपनाते हैं, कस्टम ट्रेडिशंस को अपनाते हैं, हम अपने कस्टम ट्रेडिशन को नहीं छोड़ना चाहते। रिचुअल्स हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज करते रहते हैं, मैरिज, डेथ, फेस्टिवल। तो ये और डेटी सोशल इंस्टीट्यूशन है, और डेटी चीजें करने के कारण भी इन चीजों का प्रभाव हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। So India is a rich country from the point of view of natural resources. आप जो हैं आपकी आयरन की बात हो और कोल की बात हो, मीका, ये जितने भी वैल्यूएबल मिनरल हैं उनका हम बहुत कम यूज कर पाते हैं। उनकी लार्ज क्वांटिटी अवेलेबल है, लेकिन उसको प्रॉपर वे से हमें किस तरह से यूज करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्रॉपर वे से हम यूज नहीं कर पाते हैं। बहुत से रिवर हैं, लेकिन रिवर से के थ्रू बिजली का उत्पादन कितना करना है वो हम प्रॉपर वे से उसका यूज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनदर मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, आपको कहीं से भी इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन है नेचुरल क्लाइमेटीज। सो इंडियन इकोनॉमीज मेनली डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। रेनफॉल होगी तो आपको प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, रेनफॉल नहीं हो रही है, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। फ्लड्स, ड्रॉट्स, ये सारी चीजें कॉमन है इंडिया में। सो दीज नॉट ओनली इफेक्ट एग्रीकल्चर बट इफेक्ट टू अदर सेक्टर आल्सो। आप जो है नेचुरल क्लाइमेटी होगी तो तूफान आएगा, अर्थक्वेक होगा, फ्लड आएगा, ड्रॉट्स होंगे, तो उससे भी बहुत ही इकोनॉमी इफेक्ट होती है। करप्शन की बात करते हैं तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ज्यादा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग जो है करप्टेड हैं, वो बहुत सा इलीगल काम करते हैं, तो उसके कारण भी इकोनॉमी प्रभावित होती है। पुअर वर्क कल्चर। So in India, people have poor work culture. People in India are very less thinking thoughts person and not make much effort to earn money. वो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट करे कुछ गेन करने के लिए। लो इनकम है फिर भी वो बहुत क्रिएटिव नहीं करते हैं। तो दिस इज द मेन कॉज। अब नेक्स्ट वन जो है हम बात करते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में फर्स्ट वन आता है SGS-5। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ SGS-5 स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। So this is to promote self-employment and remove the poverty from rural area. स्वर्ण जयंती रोजगार योजना रूरल एरिया में चलाई गई है इसलिए ताकि वहां की गरीबी को कम किया जा सके। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 1999 में चलाया गया। Under the program, a large number of small enterprises to establish in rural area. जो स्मॉल उद्यमी है, स्मॉल इंटरप्रेन्योर हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, स्मॉल इंटरप्राइजेस को सेटअप करने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई गई। So the small enterprises are organized as individual enterprises as well as collective basis to self help group. तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी प्रमोट करती है। तो यहाँ पे कम जो लोग पुअर हैं उनको लोन ग्रांट करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना रिस्ट्रक्चर्ड इनटू नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। अब 2011 एंड 12 में 2011 और 12 में इसको जो है रिकंस्ट्रक्ट किया गया। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना को रिकंस्ट्रक्ट किया गया NRLM में, और इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल
रूरल लिवलीहुड मिशन। और इस प्रोग्राम को जाना जाता है आजीविका के नाम से, आजीविका। अब बाद में क्या हुआ, जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन था उसको मर्ज कर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना में। इसको मर्ज कर दिया गया है किसमें, दीनदयाल अंत्योदय योजना में। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अभी तक हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में की स्टडी कर रहे हैं। दिस इज द SGSPI, द फुल फॉर्म ऑफ SGSPI इक्वल टू the Swan Jayanti Gram Swrojgar Yojana, and this program set up in 1999 in rural area ताकि स्मॉल इंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया जा सके, उनको सब्सिडीज और सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दिया जाता है। 2011-12 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना को जो है रिकंस्ट्रक्ट किया गया इन द नेम ऑफ नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन में, एंड आफ्टर दैट जो है इसको मर्ज कर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना में। तो ये थोड़ा सा आपने इसके बारे में याद रखना है। गुड लक।